फरवरी 1959 में 9 अनुभवी पर्वतारोही यूराल पर्वत की ओर चल पड़े। उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। जब बचाव दल को उनका टेंट मिला तो वो अंदर से फाड़ा गया था। शव एक बर्फीले पहाड़ की ढलान पर बिखरे पड़े थे। कुछ -30 डिग्री सेल्सियस में नंगे पैर थे। कुछ की पसलियां टूटी हुई थी, खोपड़ी में फ्रैक्चर था, ठीक वैसे जैसे किसी तेज रफ्तार कार एक्सीडेंट में होता है। फिर भी उनकी त्वचा पर एक भी खरोंच नहीं थी। सोवियत जांच ने निष्कर्ष दिया कि पर्वतारोहियों की मौत एक अज्ञात अदृश्य शक्ति से हुई। फिर उन्होंने सारी फाइलें गोपनीय कर दी और उस इलाके को 3 साल के लिए बंद कर दिया। ये है दियातलोव पास घटना। और 65 साल बाद भी हमें नहीं पता कि उस पहाड़ पर क्या हुआ था। 23 जनवरी 1959, स्वेर्दलोव्स्क, सोवियत संघ। 10 युवा पर्वतारोही रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए। उनके बैग 16 दिन की यात्रा के लिए जरूरी सामान से भरे थे। ये कोई सामान्य सप्ताहांत की यात्रा नहीं थी। वे कैटेगरी 3 सर्टिफिकेशन प्राप्त करने जा रहे थे, सोवियत संघ का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन वर्गीकरण। इसे हासिल करने के लिए उन्हें 190 मील से ज्यादा की यात्रा करनी थी, सर्दियों की सबसे भीषण ठंड में। उनका नेता था 23 वर्षीय इगोर द्यातलोव, अनुभवी, अनुशासित, सम्मानित। बाकी सभी यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के छात्र या हाल ही में स्नातक थे। सभी बेहतरीन शारीरिक स्थिति में थे। सभी एक्सपर्ट स्कीयर थे। 28 जनवरी को यूरी युदिन को जोड़ों में तेज दर्द के कारण वापस लौटना पड़ा। उन्होंने अपने दोस्तों को अलविदा कहा। वही एकमात्र जीवित बचे। बाकी 9 लोग आगे बढ़ते रहे, सब कुछ दर्ज करते हुए, फोटो खींचते हुए, डायरी में लिखते हुए। 1 फरवरी को वे एक पहाड़ की पूर्वी ढलान पर पहुंचे, जिसे स्थानीय मानसी लोग खोलात स्याखल कहते थे, मृत्यु का पहाड़। मौसम बिगड़ रहा था, दृश्यता कम थी। नीचे जंगल में शरण लेने के बजाय उन्होंने खुली ढलान पर कैंप लगाने का फैसला किया। उस शाम किसी ने ग्रुप डायरी में आखिरी प्रविष्टि की। तेज हवा के बीच इस आराम की कल्पना करना मुश्किल है, सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी भी मानव बस्ती से। 12 फरवरी तक ग्रुप को एक टेलीग्राम भेजना था जो ये पुष्टि करता कि उन्होंने यात्रा पूरी कर ली है। टेलीग्राम कभी नहीं आया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, परिवार चिंतित होने लगे। 20 फरवरी को खोजी दल भेजे गए, छात्रों, सैन्य कर्मियों और स्थानीय मानसी शिकारियों का मिश्रण। 26 फरवरी को उन्हें टेंट मिला। टेंट आंशिक रूप से ढहा हुआ था और खोलात स्याखल की ढलानों पर बर्फ में दबा हुआ था। स्की पोल अभी भी पास में सीधे खड़े थे। लेकिन कुछ बहुत गलत था। टेंट को अंदर से फाड़ा गया था। कैनवस में लंबे कट चाकू से बनाए गए, जैसे कि पर्वतारोही इतने बेताब थे कि वे जिप का इस्तेमाल भी नहीं कर सके। अंदर सब कुछ वैसे ही था, जूते, गर्म जैकेट, खाना जो खाने के लिए रखा गया था, व्यक्तिगत सामान सावधानी से व्यवस्थित। बाहर खोजियों को पदचिन्ह मिले। 8 से 9 सेट ढलान से नीचे की ओर जा रहे थे, 1500 मीटर दूर जंगल की तरफ। लेकिन जो अजीब था, पदचिन्ह अस्त व्यस्त नहीं थे। वे समान दूरी पर थे, व्यवस्थित, एक लाइन में शांति से पहाड़ से नीचे चलते हुए। ऐसा क्या हो सकता है जो अनुभवी पर्वतारोहियों को गर्म टेंट छोड़ने पर मजबूर करे, अपने जूते पीछे छोड़ दें और -30 डिग्री सेल्सियस की बर्फबारी में चले जाएं? और वे इतनी शांति से क्यों चले?
खोजी दल पदचिन्हों का पीछा करते हुए जंगल तक पहुंचा। टेंट से लगभग 1500 मीटर दूर एक बड़े देवदार के पेड़ के पास उन्हें पहले 2 शव मिले, यूरी डोरोशेंको और यूरी क्रिवोनिश्चेंको। उन्होंने लगभग कुछ भी नहीं पहना था, बस अंडरवेयर और पतली शर्ट। उनके ऊपर पेड़ की शाखाएं टूटी हुई थी, छाल में त्वचा थी, जैसे कि किसी ने नंगे जमे हुए हाथों से बेताबी से चढ़ने की कोशिश की हो। क्रिवोनिश्चेंको के मुंह में उसकी अपनी उंगली के जोड़ का एक टुकड़ा पाया गया। आधिकारिक मृत्यु का कारण हाइपोथर्मिया। अगले हफ्ते में 3 और शव मिले, ढलान पर बिखरे हुए, जैसे कि वे टेंट की ओर रेंगने की कोशिश कर रहे थे। इगोर द्यातलोव, जिनाइडा कोलमोगोरोवा, रुस्तेम स्लोबोदिन। 5 शव, 5 मौतें ठंड से। लेकिन ग्रुप के 4 सदस्य अभी भी लापता थे। 4 मई को, 2 महीने बाद, खोजियों को अंतिम 4 शव लगभग 4 मीटर बर्फ के नीचे दबे हुए मिले, देवदार के पेड़ से 75 मीटर दूर एक खाई में। युडमिला डुबिनिना, सेमियोन जोलोतारियोव, निकोलाई थिबियाक्स ब्रिग्नोल, अलेक्जेंडर कोलेवातोव। उनमें से 3 को बड़े आंतरिक आघात हुए थे। थिबियाक्स ब्रिग्नोल की खोपड़ी फ्रैक्चर हो गई थी। डुबिनिना और जोलोतारियोव की कई पसलियां टूटी हुई थीं और छाती कुचली हुई थी। मेडिकल एग्जामिनर ने इन चोटों के लिए आवश्यक बल की तुलना तेज रफ्तार कार दुर्घटना या बम विस्फोट से की, लेकिन यहां असंभव हिस्सा है। कोई बाहरी चोट नहीं थी, कोई चोट का निशान नहीं, कोई कट नहीं। आप किसी की पसलियां कैसे तोड़ सकते हैं बिना उनकी त्वचा पर निशान छोड़े? और फिर आए अंतिम विवरण। डुबिनिना की जीभ, उसके ऊपरी होंठ का हिस्सा और दोनों आंखें गायब थीं। जोलोतारियोव की भी आंखें गायब थीं। पर्वतारोहियों ने अपना टेंट लगाने के लिए ढलान में कटाई की, जिससे उनके ऊपर एक बर्फ की स्लैब कमजोर हो गई। घंटों बाद जब वे सो रहे थे, स्लैब गिर गई, अंदर वालों को कुचल दिया और बचे लोगों को बाहर निकलने के लिए टेंट फाड़ने के लिए मजबूर किया। कुछ शोधकर्ता इंफ्रासाउंड नामक एक घटना की ओर इशारा करते हैं, कम आवृत्ति ध्वनि तरंगे, जो मनुष्य सचेत रूप से नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो तीव्र भय, पागलपन और घबराहट की भावनाओं को प्रेरित कर सकती हैं। लेकिन ये विनाशकारी शारीरिक चोटों को नहीं समझाता। इंफ्रासाउंड पसलियां नहीं कुचलता। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ग्रुप एक सोवियत सैन्य परीक्षण क्षेत्र में फंस गया। पैराशूट माइंस, प्रायोगिक रॉकेट या हथियार परीक्षण विस्फोट आंतरिक चोटों और कपड़ों पर पाए गए विकिरण को समझा सकते हैं। और फिर वो है जिसे समझाया नहीं जा सकता। कैमरों में से एक पर धुंधली आखिरी फोटो, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि पेड़ों में एक बड़ी अंधेरी आकृति है। आधुनिक विज्ञान करीब आया है, लेकिन कोई एक सिद्धांत सभी सबूतों के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या ये एक हिमस्खलन था जिसने कोई मलबा नहीं छोड़ा? क्या ये इंफ्रासाउंड था जिसने किसी तरह घातक चोटें पहुंचाई? क्या ये एक सैन्य दुर्घटना थी जिसे छुपाया गया? या ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिस पर हमने विचार भी नहीं किया है? यूरी युदिन एकमात्र जीवित बचे जो मृत्यु पर्वत तक पहुंचने से पहले वापस लौट आए। वे 2013 में मरे। मरने से पहले उन्होंने ये कहा, अगर मुझे भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले तो ये होगा,
उस रात मेरे दोस्तों के साथ वास्तव में क्या हुआ? द्यातलो पास घटना 20वीं सदी के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। इसलिए नहीं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, बल्कि इसलिए कि हर जवाब जो हमें मिलता है और सवाल पैदा करता है।